શ્રવણી ભગવંતનો જય જયકાર, જે છે જીન શાસનનો આધાર. શ્રવણી ભગવંતનો જય જયકાર, જે છે જીન शासनનો आधार. बहुत सोच समझ के बोला है, खाली ऐसे नहीं बोला है मैंने. आधार यानी फाउंडेशन, बेस. जिस बेस के ऊपर कोई बिल्डिंग तैयार होती है, शासन रूपी जो बिल्डिंग है, शासन रूपी जो धर्म शासन रूपी जो फाउंडेशन है, इसका कोई आधार हो तो श्रवणी भगवंत है. कैसे मैं आगे बताऊंगा. तब तक को अपना मेन टॉपिक चालू करेंगे. तब तक आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग करोगे? मैं मुंबई में भाईकला मोती शासन में रहता हूँ. मन में नहीं होना चाहिए, राजस्थान से हूँ. नागपुर के पास मेरा गांव है. वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं आवाज तो ऑडियो रो बाकी संस्कार वाटी का टीचर बराबर नहीं है ये नहीं तो आपने ऑडियो तो वीडियो को नहीं. मेरे दो बच्चे हैं. 16 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है. 16 साल एयरप्लेन के मोड बच्चे में हैं, देखो नहीं फोन थोड़ा सवा साल पहले एयरप्लेन मोड मध्ये घाली हो मे बी या इथे जरा मोबाईल मध्ये करो. वो मोबाईल है इथे घाल वन में यूज करो. हां ऑडियो वन में यूज करो. जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी अच्छा आप यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगेगा या जो भी अच्छा प्राप्त करने जाएंगे, वीडियो करोगे उसमें एयरप्लेन मोड मध्ये जाणार आपण. मेरे प्रभु आदिनाथ दादा की कृपा, सद्गुरु तुम भगवान ऑलरेडी ले रहे हो. पूज्य मेरे फैमिली गुरुदेव, मेरे और मेरे श्राविका के दोनों के गुरुदेव, वो वन में करना पड़ेगा. जिन्होंने वन में करना पड़ेगा. बच्चा दीक्षा तक पहुंचा तो उसके अंदर तो उसके संस्करण का जो संस्करण की जो यात्रा थी, जर्नी थी, इसमें जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, हमको धर्म की सच्ची समझ दी, ऐसे पूज्य सागर समुदाय के विदित सागर जी महाराज साहब को उनका परम उपकार का मैं स्मरण करूंगा. प्रभु गुरु और मुझे जन्म देने वाली प्रभु माँ, गुरु माँ और जन्मदात्री माँ. माँ कितनी होती है हमारे? सोच समझ के बोलो. अच्छा, ये सेशन है ना आज का इंटरएक्टिव सेशन. इंटरएक्टिव यानी मैं पूछूंगा आपको सवाल और आप जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे. बराबर ना? दोनों तरफ से पता चलना चाहिए कि आप कितना समझ पा रहे हो और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो. आपको नहीं तो मैं लेवल को थोड़ा हार्ड करूँ या इजी करूँ. पहले बेस लेवल से ही चालू करेंगे. तो आपको मैं जब पूछूं तो आपको उत्तर देना है, कोई घबराना नहीं है और जो भी आपके दिल में है एकदम ऑनेस्टली उत्तर देना है, एकदम फ्रैंकली उत्तर देना है. कोई ऐसा संकोच नहीं रखना है. जो प्रैक्टिकल है, जो आपको लगता है दिल में, वो उत्तर देना है. बराबर? चौपाटी पे एक कॉलेज है, विल्सन कॉलेज. वहाँ से मैंने बीएससी की हुई है. मैं डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ. मुझे बचपन से आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, जितनी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है, प्राणिक हीलिंग समझते ना क्या होता है? हीलिंग और यानी कुल मिला के चिकित्सा, स्वास्थ्य, हेल्थ फील्ड में मुझे रुचि है पहले से, बचपन से. मैंने अलग अलग तालाबों में डुबकी लगाई हुई है. रिसर्च करने का, किसी भी एरिया के अंदर डूबने का, उसकी जड़ तक पहुंचने का, बेस तक पहुंचने का मुझे इंटरेस्ट है. इसी तरह क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, लोग मुझे लाइफ और हेल्थ कोच भी कहते हैं. तो संस्करण, एजुकेशन तो होती है, लेकिन एजुकेशन खाली जानकारी ना हो,
साथ में कुछ प्रोडक्टिव एजुकेशन हो जो हमारे जीवन में काम आए, कुछ उपयोगी हो। संस्करण युक्त शिक्षा वो भी मेरा रुचि का विषय है। स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन है, हेल्थ दोनों। तो आपके सामने जो भी पेश करूंगा, उसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई टैलेंट नहीं है। सब मेरे प्रभु आदिनाथ दादा, मेरे गुरुदेव और मेरे शासन, मेरे धर्म शासन, मेरे जैन धर्म से मुझे मिला है। मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, मेरे कल्याण मित्रों से और शासन के अलग अलग अंगों से, अलग अलग गुरुदेव, अलग अलग समुदाय के अलग अलग गुरुदेव, जो भी मुझे अच्छा मिला, तो सबका मैं सार क्रीम एसेंस आपको देने की कोशिश करूंगा। अभी हम मेन टॉपिक चालू करेंगे। आज का विषय जो है, जो हमने लिखा था, फेमिनिज्म, यानी हिंदी में कहें तो स्त्रीवाद, यानी आपकी बातें, तो हमारी बहनें हैं उनकी बातें। क्या आपको पता है विश्व के अंदर एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, यानी हर देश के लोग कितने खुश है, उस खुशी को मापने, कितने खुशहाल है, कितने हैप्पी है, उसको मापने का एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। 100-200 कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर। क्या आप गैस कर सकते हैं कि भारत का नंबर, इंडिया का नंबर उसके अंदर टॉप 10 में है, टॉप 20 में है? फर्स्ट, इनका कहना है कि फर्स्ट नंबर पे है। और कोई गैस करेगा? टॉप 10, टॉप 5? देखो, ये हमारा भारत देश है जिसके अंदर सभी तरह की फसलें होती है, सभी तरह के फ्रूट्स होते हैं, ऑल सीजन के सभी अनाज होते हैं, सभी बहुत सारे वेजिटेबल्स होती है। यहाँ पे आयुर्वेद है, योगा है, हम साइंस में भी आगे हैं, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स वर्ल्ड क्लास है, साइंस में आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है। मतलब यहाँ के लोग खोपड़ी बाज होते हैं, मेरी बात समझना। हाँ, तो अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी में भी, धर्म के क्षेत्र में वर्ल्ड के सब कंट्रीज आगे, तो भी हैप्पीनेस इंडेक्स यानी हम कितने खुश हैं, उसके अंदर हमारा देश कितने नंबर पे आता होगा? 150 कंट्री, समझे, 150 कंट्री का ये इंडेक्स है, तो उसके अंदर कितने नंबर पे आता है? पहले 10, पहले 50, 100 के अंदर आता होगा। सॉरी टू से बॉटम 10, बॉटम 20 के अंदर आता है हमारा देश, यानी 136 नंबर पे आता है। इसका ये प्रूफ है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 है, उसके 136वें नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप भी इधर हो, 136वां नंबर है यहाँ पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। क्यों हमारा देश इतना पीछे है? अच्छा, ये आपको ऐसा नहीं लगता है सब कुछ है हमारे पास इतना गौरवशाली इतिहास है, फिर भी 20-25 सालों से हमारे इंडिया के अंदर कुछ आपको ऐसा लगता है, आपको अंदर की सुकून नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, पत्नियों की फरियाद है कि हस्बैंड मानते नहीं है, हस्बैंड कहते हैं वाइफ मानती नहीं है, हमारे बीच में ट्यूनिंग नहीं है, बैलेंस नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, पूरे दिन मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, या हेल्थ हमारी बिगड़ रही है। आज से 100 साल पहले लगभग हमारे बाप दादा गांव में रहते थे, 80-90 साल तक नी प्रॉब्लम नहीं होता था उनको, घुटने का प्रॉब्लम नहीं होता था।
डायबिटीज का तो किसने नाम ही नहीं सुना था, थायराइड क्या होता है वो सुना नहीं था, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है पता नहीं था। एक एक परिवार में 10, 8, 10, 4, 5 बच्चे होते थे। आज आज की हालत ये है, इनफर्टिलिटी सबसे बड़ी बीमारी आज की, और वो भी जैन समाज उसमें सबसे आगे है। आईवीएफ सुना आपने? आईवीएफ सबसे ज्यादा कस्टमर आईवीएफ सेंटर के जैन लोग हैं। और एडॉप्शन सेंटर, बच्चा गोद लेने का जो केंद्र होता है उसके अंदर जितने भी बच्चे गोद लेने के लिए जाते हैं उसमें जैन सबसे आगे। क्यों? हम एक तो बच्चे भी मुश्किल से पैदा कर पा रहे हैं। शादी की उम्र जो है, अभी जो जनरेशन है उसकी शादी की उम्र, पहले हमारी शादी 20 से 25 में हो जाती थी, प्रॉपर एज में हो जाती थी। अभी के लोग कैरियर बनाने के चक्कर में, हाई एजुकेशन के चक्कर में और अच्छा जीवन साथी सिलेक्ट करने के चक्कर में 30-35 के हो जाते हैं। और फिर शादी होती तो है लेकिन फिर कंसीव करने में, बच्चे पैदा करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। ये हकीकत है, बराबर है, आज के समाज की हकीकत है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतना बुद्धिशाली हमारा समाज है, इतना एजुकेटेड है, इतने साधु संत है हमारे पास। तो हेल्थ में भी हम नीचे हैं। कोई भी फैमिली होती है ना, उसके फैमिली के बेस में 4 पिलर। एक होता है हेल्थ। कोई भी फैमिली के अंदर, कोई भी अगर एक फैमिली के अंदर भी बीमार होता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। दूसरा होता है पैसा। अगर किसी कारण से पैसा कम हो जाए तो भी परिवार डिस्टर्ब होता है। तीसरा होता है सोशल रिलेशन, सामाजिक रिश्ते, यानी हमारी मित्रता किनके साथ है, हमारे दोस्त जो है, हमारे बच्चों के जो दोस्त है वो अच्छी संगत वाले हैं कि बुरी संगत वाले हैं। जैसे हमारा सर्कल होता है वैसे फील्ड में हम आगे बढ़ते हैं, बराबर है। और चौथा है संस्कार और संस्कृति। धर्म जो है वो ज्वेलरी के बीच में जो डायमंड लगे हुए होते हैं ना, कीमती, बीच में जो जिसका मेन अट्रैक्शन होता है, एक आपका अच्छा सा नेकलेस हो, उसके अंदर अच्छा सा बीच में रूबी लगा हुआ, तो धर्म जो वो रूबी है। लेकिन संस्कृति और जो संस्कार है ना वो ज्वेलरी है। धर्म तभी सुरक्षित रह सकता है जब संस्कृति और संस्कार सुरक्षित रहेगी। अगर आप संस्कृति के बाहर हो, आपके अंदर संस्कृति या संस्कार नहीं है, तो आपके अंदर धर्म खाली दिखावे का होगा, या खाली बोलने के लिए होगा, या खाली पेपर पे होगा, या खाली संख्या पे होगा, वास्तविक नहीं होगा। शायद कुछ ऐसी हालत की तरफ जैन समाज जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल में जैन समाज आईसीयू में। हाँ, ऐसा एक चिकित्सक के नाते मुझे आईसीयू शब्द ही याद आया। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। भारत में अंग्रेज आए आज से 200 साल पहले। उसके पहले मुगलों ने हमारे पर राज किया। अकबर बादशाह, अलग अलग मुगल बादशाह दिल्ली की, और उन्होंने हमारे बहुत सारे मंदिर तोड़े, बहुत सारे हमारे भाइयों को मुस्लिम बनाया। आज जो हमारे आजू बाजू में मुस्लिम है वो शायद कभी हिंदू हुआ करते थे, सनातन हुआ करते, वेजिटेरियन हुआ करते थे। हमारे बहुत सारे मंदिर मस्जिद में कन्वर्ट हो गए। मुगलों ने हमारे पर लगभग 800-1000 साल राज्य किया। उसके बाद अंग्रेज आए, यानी डच भी आए, यूरोप से ब्रिटिश भी आए हमारे पर। और एक ब्रिटिश ऑफिसर आया
1835 के आसपास उसने अपनी रानी विक्टोरिया को इंग्लैंड में मैसेज दिया। उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। पूरा भारत में घूमा, तो पूरा भारत का रिसर्च किया, सर्वे किया। उसने स्टेटमेंट दिया, इस पूरे भारत में मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा और एक भी चोर नहीं देखा। ये 1835 का भारत था, जिसमें एक भी भीख मांगने वाला यहाँ नहीं था और एक भी आदमी को चोरी करने की जरूरत नहीं थी। अभी 200 साल पहले की बात है, समझ लो। तो ऐसा क्या हो गया 200 साल में? तो भारत के अंदर आज भारत की ये हालत है। बेरोजगारी में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, रैप होते हैं यहाँ पे इतने सारे। कुछ तो गड़बड़ है। पॉपुलेशन, इनका कहना है पॉपुलेशन, कितने लोग सहमत है पॉपुलेशन से? पॉपुलेशन की बात निकली है तो मैं कहता हूँ 1835 में पॉपुलेशन अब जितनी पॉपुलेशन उससे ज्यादा थी। खाली जैनों की बात करें तो आज से 1000 साल पहले 40 करोड़ जैन संप्रति महाराजा, जिसको अशोक चक्र कहते हैं, अशोक चक्र, नोट के ऊपर अशोक चक्र आता है, भारत के झंडे के बीच में चक्र आता है, इसके अंदर 52 तीलियां 52 लाइनें होती है, वो अशोक चक्र, अशोक सम्राट अशोक के ऊपर उसका नाम है, अशोक चक्र। अशोक महाराजा बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसके ऊपर जैन धर्म का भी प्रभाव था लेकिन बौद्ध का प्रभाव नहीं था। उसका जो पोता था संप्रति महाराजा, जिसने अपने जीवन में 1.25 लाख जैन मंदिर और 1.25 करोड़ जैन प्रतिमाएं बनाई। ऐसा संप्रति राजा के टाइम पॉपुलेशन जैनों की 40 करोड़ थी, आज मुश्किल से 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ मतलब सरकारी आंकड़ों पे तो हम 40 या 50 लाख ही है, क्योंकि कोई राठौड़ लिखा जाए, कोई पुनिया लिखा जाए, जैन भी नहीं लिखा सकते इसलिए सरनेम के पीछे जैन नहीं लिखाते कोई, तो उसको फिर हिंदू धर्म में हम हिंदू लिख देते हैं, सेंसस होते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के 40-50 लाख ही है और ऐसे सब मिला के दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी सब मिला के 1.5 करोड़। जिस हमारे पहले भगवान विश्वदेव उनका पुत्र भरत महाराजा, जिसके नाम से इस देश का नाम है भारत, हम भारत बोलते हैं, ऐसे देश में हम खुद ही संख्या में कम हो गए। क्यों हुए? क्योंकि कुछ हमारी गलती से हुए। हम हमारे आपस की जलन के कारण, हमारे आपस की अहंकार के कारण, हमारे आपस के ईगो के कारण, और कुछ हमारे ऊपर षड्यंत्र ट्रैप चल रहे हैं हमारे ऊपर। कुछ ट्रैपों में हमको फंसाया जा रहा है। जैसे लव जिहाद, आपको सबको पता है। लव जिहाद में सोची समझी प्लानिंग के साथ एक यंग जैन या हिंदू लड़की को फंसाया जाता है। और पुनीत भाई मेरे साथ में काम करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि 18 लाख, थोड़े साल पहले एक जैन लड़की को अगर आप कोई मुस्लिम लड़का फंसाता है तो 18 लाख रुपया उसको ऊपर से फंड मिलता है। पहले 5 लाख था, अभी का लेटेस्ट भाव है 18 लाख। हिंदू लड़के के लिए 5 लाख, बुद्धिस्ट लड़की हो तो 1.5 लाख। मतलब एक समझदार जैन लड़की का ब्रेन वॉश करके अगर कोई लड़का, मुस्लिम लड़का उसको प्रेम के जाल में फंसाने में सफल होता है तो उसको 18 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। जैसे लव जिहाद एक सोची समझी ऊपर से, अच्छा 18 लाख एक मिडिल क्लास लुखे मुस्लिम व्यक्ति के पास कहाँ से आते हैं? रोड छाप जो शाहरुख खान बन के घूमता है, उसके बाद 18 लाख कहाँ से आते हैं? ऊपर से फंडिंग आता है। मतलब कुछ पैसे वाले लोग अरब देशों जिनके पास पेट्रोल के कुएं, डीजल के कुएं, उनके पास अनाप शनाप कमाई है, वहां से कुछ ना कुछ फंड आता है। क्यों आता है? कि इस्लाम फैलाया जाए उसमें। एक लड़की अगर मुस्लिम में शादी करती है तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो सब मुस्लिम पैदा होंगे, तो पूरी 3 पीढ़ी मुस्लिम में जाएगी। तो बहुत तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या कम होने का कारण, जैनों की जनसंख्या कम होने का कारण, एक बहुत बड़ा कारण है इंटरकास्ट मैरिज। क्यों हमारी लड़की को
हमारे घर की बच्ची को, अपुल जैसी बच्ची को बाहर जाना पड़ता है और बाहर प्रेम दिखता है, हमारे घर में प्रेम नहीं दिखता। कुछ गलती हमारी भी, पेरेंट्स की भी कुछ गलती है और कुछ गलती, कुछ जाल में हमको फंसाया जाता है। फिर उस अंग्रेज ऑफिसर लॉर्ड मैकॉले ने बोला कि अगर ये भारत को हमको पूरा कंट्रोल करना है, इस भारत से हम हमेशा ऐसा लूट लूट के कमाई करते रहे सदियों तक, सालों तक, 100 साल, 200 साल, 500 साल तक हम इस भारत को, सोने की चिड़िया भारत को, इसमें से पैसा कमा कमा के हम अपनी कमाई करते रहे, तो इसके लिए हमको 2-3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इसका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो तोड़ना पड़ेगा। आज से 200 साल पहले हर गांव में, हर शहर में गुरुकुल हुआ करते पढ़ाई की, और वो गुरुकुलम का जो खर्चा था चलाने का, वो वहाँ का राजा, वहाँ के नगर से जो भी पैसे वाले लोग होते थे, समाज के आगे वो प्रोवाइड करते थे। सबसे पहले उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, गुरुकुलम तोड़े। ऐसे तो पहले तो राजा थे, वो राजाओं को आपस में भड़काया, आपस में लड़वाया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, आपको पता है, हिस्ट्री में पढ़ा है आपने। अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे यहाँ पे शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, इतने, झांसी की रानी जैसी इतनी शौर्यवान राजाएं थी, इतने पराक्रमी पुरुष थे, तो भारत को उन्होंने कैसे कैप्चर किया? उन्होंने बल से कैप्चर नहीं किया, उन्होंने कपट नीति से कैप्चर किया। और उसमें सबसे पहले उन्होंने आपस में हमको डिवाइड कर दिया। एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा की मदद के लिए नहीं आया। जब वो एक हिंदू राजा पे अटैक करे तो दूसरा कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ सके। इस तरह का थोड़ा स्वार्थ हमारे अंदर भी था, सेल्फिश था। अभी ये समझो ये हॉल है, समझो हम एक बोट में बैठे, हम सब जितने भी यहाँ पे एक बोट में बैठे हैं और दरिया में बोट चल रही है, और इस तरफ के भाग में छेद हो जाता है और पानी भरना चालू होता है, तो इस तरफ वाले बोलेंगे कि वेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईस्ट वालों को तकलीफ है, वो पहले डूबेंगे, हमारे को तो हम अभी डूबने वाले नहीं है, क्योंकि पानी दिख नहीं रहा है उनकी तरफ। लेकिन जैसे उनको पता है कि ये आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी थोड़े टाइम में आने वाली है, तो अगर आपने ये छेद बंद नहीं किया तो थोड़े दिन में पूरा भारत डूबेगा, पूरा दिन शासन डूब सकता है। और जो भी भारत और जिन शासन हमारे पर तक पहुंचा है, तो उसके पीछे अगर भारत पहुंचा है तो भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी, खून पसीना एक किया है, अपना जीवन पूरा लगा दिया है उसके अंदर, पूरे मौत शौक उसके अंदर लगा दिए, तब वो भारत हमारे पास पहुंचा है, बराबर। और जिन शासन में भी यही है, जिन शासन आज हमारे तक पहुंचा है, मुगलों के आक्रमण के अंदर हमारे जितने लाइब्रेरी की लाइब्रेरी 6-6 महीने तक उन्होंने बुक्स जला के, अपनी जैन बुक्स जला के अपने मुस्लिम सेना की रसोई बनाई, कितना उन्होंने नुकसान किया, कितने हमारे मंदिर तोड़े, पता है आपको। लेकिन ब्रिटिश ने कुछ अलग काम किया। ब्रिटिश ने बोला कि ब्रेन वॉश करो, ब्रेन वॉश यानी माइंड प्रोग्राम करो। माइंड प्रोग्राम यानी लोगों को मानसिक गुलाम बना दो। कैसे बनाया जाता है आपको मानसिक गुलाम? उन्होंने क्या किया, हर जगह स्कूल बनाए, गुरुकुलम, एक बाजू गुरुकुल तोड़ते गए, एक बाजू स्कूल बनाए। स्कूल में जो पढ़ेगा उसको सरकारी नौकरी में वहाँ पे ज्यादा पगार दिया जाएगा, एक क्लर्क की नौकरी मिलेगी उसको, सरकारी उसको वजन मिलेगा, उसको अच्छा पगार मिलेगा, सरकार की तरफ से बंगला मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी। इस तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर पेश किया। इसलिए लोग, एक तो जो हमारे पास था वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही टूट गया, गुरुकुल है नहीं तो अभी पढ़ाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो
और फिर उन्होंने लालच दिया कि इसमें जो पढ़ेगा उसको नौकरी जल्दी मिलेगी, वो एडवोकेट बन सकता है, उसको डिग्री मिलेगी। डिग्री का एक झूठा साइंस वो लेके आया। आज उत्तर प्रदेश में जो डिग्री वाले हैं वो सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करते हैं, बीकॉम बीएड वाले, क्योंकि इतने सारे डिग्री वाले हो गए। फिर आज से 100 साल पहले, आजादी के पहले, जैन धर्म के अंदर एक बहुत बड़े पंडित हुए, शायद नाम सुना हो आपने, प्रभुदास बेचरदास पारेख। उन्होंने 100 साल आगे की भविष्यवाणियां की थी कि 100 साल के बाद क्या होगा। ये अभी जो परिस्थिति है हमारे फैमिली की, हमारे बच्चों की, हमारे ऊपर जो वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव है, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने 100 साल पहले की। बराबर? तो उसके आधार पर एक बुक लिखी गई है। सबसे पहले तो आप सब लोगों में मैं अनुमोदना करना चाहूंगा, क्योंकि दोपहर का समय है, गर्मी भी बहुत है, बहुत से लोग दोपहर को सोए होंगे अच्छे से एसी लगा के, लेकिन आपको यहाँ पे आने का मन हुआ तो एक जोरदार ताली आपके खुद के लिए, हाँ, आपकी खुद की अनुमोदना के लिए, स्त्री शक्ति के लिए, स्त्री एनर्जी के लिए एक जोरदार ताली, और मेरी तरफ से भी दिल से अनुमोदना। ये बुक है, बुक का नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी है। विश्व सूत्रधार, मतलब विश्व को कौन चलाता है, वर्तमान विश्व को कौन चलाता है, बराबर? यानी हु कंट्रोल्स द वर्ल्ड। आपको लगता है कि अब में कुछ है ना, जब मैं सरकार बोलूं, आप सब समझदार है, मेरा इशारा समझे, मैं आपको जब सरकार बोलूं तो आपको हमारे भारत की केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार से उसका संबंध नहीं समझना। सरकार मतलब जो सत्ता में है, जो पावरफुल है, जो हमको कंट्रोल करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो ऊपर की पॉलिसी बनाते हैं, वो सब है, बराबर? और जब मैं टीका बोलूं या पूर्ति बोलूं तो आपको समझ लेगा, जो आपको लॉकडाउन में आप कितने लोगों ने अपनी इच्छा से ली और डर के मारे, हाहाकार के मारे, टीवी चैनलों के डर के मारे, न्यूज चैनल के डर के मारे, जो आपने ली अमृत के समान, वो समझ लेगा आपको। इसको बैक और ऐसा कुछ सीन, जैसा कोई सीन है, वो आपको समझ लेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी रिकॉर्डिंग सब जगह जाएगी, इसलिए मैं आपको इशारे में बोलूंगा, आपको समझदार हो, मुझे पक्का विश्वास है कुलाबा वाले समझदार है, इसीलिए आप कुलाबा मुंबई का प्राइम एरिया है, बराबर? और यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, बाजू में नेवी, बेस्ट, बहुत कुछ है, यानी आपको नॉलेज तो, जनरल नॉलेज तो आपका बहुत पावरफुल है, ये तो मानना ही पड़ेगा, और पूरी दुनिया की जानकारी तो है ही, बराबर? तो ज़्यादा मैं खाली इशारा करूँगा, आप समझ जाएंगे, बराबर? उन्होंने 100 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने ये बोला कि अगर हमको विश्व के ऊपर अपना कंट्रोल रखना है, अपनी सत्ता, अपना पावर रखना है, सत्ता और पैसा, दो चीज के लिए आदमी कंट्रोल करता है, तो चाहता है कि मेरे पूरा विश्व मेरे हिसाब से चले, और विश्व का ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है, जो सुविधा है, वो मेरे पास नहीं है। ऐसा लालच, एक तरह से लालच है। लालच एक बीमारी है, दो तरह की बीमारी होती है, शरीर की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर,
एक होती है मन की बीमारी। मन की बीमारी होती है ग्रीड, लालच, मुझे ज्यादा चाहिए। इस लालच की बीमारी से जो भी सरकार पीड़ित है, जो चाहते हैं कि मैं सत्ता में रहूं और पूरा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का पैसा हमारे पास रहे, ताकि हम और हमारे आने वाले पुश्ते, हमारा ग्रुप मौज मजा कर सके, बराबर। तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे पब्लिक के माइंड को है ना, हम धीरे धीरे पब्लिक के माइंड को हम प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम करने के लिए सबसे अच्छा, मतलब ब्रेन वॉश करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम मीडिया। मीडिया पेपर में जो भी आता है तो उसको हम सच मान लेते हैं, और वो भी अगर मुख्य न्यूज़पेपर हो, किसी भी देश के मुख्य न्यूज़पेपर में, उसमें जो भी खबर आए कि ये महामारी की तीसरी लहर आ रही है, नया वेरिएंट आ रहा है, तो आप मान लोगे, ऐसा है। तो दूसरा, जो आदमी बार बार देखता है स्क्रीन के ऊपर, अभी आपको हैप्पीनेस इंडेक्स याद रहेगा जीवन में, क्योंकि मैंने काफी 10-15 मिनट तक वहां रखा था, और उसमें 136 नंबर पे भारत है, वो भी याद रहेगा, शायद लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि आपने इतने टाइम तक उसको देखा। तो जो बार बार दिखाया जाता है, बार बार आपको सुनाया जाता है, उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर होता है। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये जो ह्यूमन इमोशनल चीज है, उसको वो अच्छी तरह से जानते हैं अंग्रेज लोग, या जो भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे हमारी जो खबर फैलाने का जो सिस्टम था, वो उन्होंने नष्ट किया। लोकल न्यूज़पेपर को नष्ट किया और इंग्लिश न्यूज़पेपर को प्रमोट किया, और इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप वर्ल्ड में पीछे रह जाओगे, ऐसा उन्होंने प्रोजेक्ट किया। हाँ, इसका इम्पैक्ट अभी बहुत बढ़ गया है अभी तक नहीं, अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपके आजू बाजू एक कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे डोनेशन का क्या भाव चल रहा है, फिर लोग हाँ, क्योंकि आपने प्रेगनेंसी में उसको एबीसीडी और वो इंग्लिश पोएम सुनाई है, इसलिए वो रोता भी इंग्लिश। किसी भी देश को बर्बाद करना हो, किसी भी देश को कंट्रोल में लेना हो, तो इकोनॉमिकली कोई भी देश, भारत जैसा देश जहाँ पे घी दूध की नदियां बहती थी, उसके पशुधन, मैं कौन सा शब्द यूज कर रहा हूँ, पशुधन है, यानी अगर एनिमल्स, गाय भैंस कम कर दो तो शुद्ध दूध घी मिलना बंद हो जाएगा, तो हम क्रीम वाला घी, डालडा घी खाना चालू करेंगे, सफोला, फॉर्च्यून वगैरह खाना चालू करेंगे, तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली, हमारे बाप दादा ने, मैंने पहले बोला था, हमारे बाप दादा ने घी दूध उसको आसानी से सस्ते में उपलब्ध था, उन्होंने खाया, तो किसी को भी 80-90 साल तक घुटनों का प्रॉब्लम नहीं होता था, और हार्ट अटैक छोटी उम्र में नहीं आते थे, बराबर। आज की सबसे बड़ी बीमारी में बोलता हूँ, वीक बोन्स, सबकी हड्डियां कमजोर है। लगभग यहाँ पे अगर D3 का टेस्ट का है हम, तो 60% लोगों का D3 कम आएगा, कैल्शियम कम आएगा, B12 कम आएगा। क्यों कम आएगा उसके बाद में जाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब है कि पशुनाश उन्होंने चालाकी के साथ इस तरह से कत्ल खाने भारत में बढ़ाते गए, भारत में कत्ल खाने बढ़ते गए, ऑफिशियल अनऑफिशियल, उस नॉनवेज प्रजा को इस तरह से ऐसी पॉलिसी बनाई गई, नॉन वेजिटेरियन वाले को कत्ल खाने चलाने के लिए सब्सिडी मिले, गौशाला वाले को कोई सब्सिडी नहीं मिले, कत्ल खाने वाले को सब्सिडी मिले, इस तरह की पॉलिसी सरकार की तरफ से सब्सिडी मिले, मतलब तो कत्ल खाने बनाने में उनको प्रोत्साहन मिले, जानबूझ के इस तरह की पॉलिसी बनाई गई थी, तो कत्ल खाने बढ़ते हैं। तो कत्ल खाने बढ़ते हैं तो क्या होता है कि
एक होता है पशुधन, इस तरह से गाय भैंस कम होती है, जो दूध देने वाले पशु हैं वो कम होते हैं। बकरी, अभी आज आपको बॉम्बे में किसी में डेंगू हो जाए, बकरी का दूध चाहिए, आप यहाँ से मिलता है आसानी से। बकरी के दूध से डेंगू बहुत आसानी से ठीक हो सकता है, कोई आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, बराबर। और बहुत सारी बीमारियां बकरी का दूध वैद्य लोग जो आयुर्वेदिक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे इलाज करोगे, बराबर। आपको पपीते के पत्ते का पता है, पपीते के पत्ते का जूस और बकरी का दूध, ये सब कॉम्बिनेशन है, और 1 किलो इसकी जड़ी बूटी दे तो डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी घर पे आसानी से ठीक की जा सकती है विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन, बराबर। लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, या है तो मुस्लिमों के पास, मुस्लिम लोग अभी पास करेंगे, तो आपको ऐसे हिचकिचाहट होगी उसके घर का दूध लाए कि नहीं, लेकिन खाती वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती, वो पत्ते ही खाती है। ऐसे बहुत सारे फील्ड में आप मुस्लिम लोगों की सेवा नहीं देते हो। हाँ। तो अपने हॉस्पिटल का बिल बचाने के लिए, डेंगू का बिल बचाने के लिए भी ऐसा उपाय कर सकते हैं, आपको आता है तो मैं आपको उस पर लेके जाऊँगा, कैसे आपको सीखना और कैसे उसको पढ़ना है। खाली प्रॉब्लम्स नहीं बताऊँगा, एक बार और ताली बजाएंगे, मैं सॉल्यूशन भी बता के जाऊँगा। हाँ, ये ताली बजाना भी सबसे बड़ी थेरेपी है। जब भी आपको झोंका है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, झोंका है तो वास्तव में साइंस है। एक्यूप्रेशर आपने सुना है ना, रिफ्लेक्सोलॉजी, हाथ में पॉइंट होते हैं, पैर में पॉइंट होते हैं, तो जब ताली बजाते हैं हम, तो सब पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, तो हम साथ में हमारा ब्रेन भी एक्टिव होता है, तो जो अलर्टनेस है वो आ जाता है। तो ऐसे में खाली हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि गुलाबा वालों के सामने प्रवचन देना है, तो थोड़ी मैं तैयारी के साथ है। और स्त्री नाश, किसी भी देश को तोड़ना है तो उसकी स्त्री को कमजोर कर दो, उसकी स्त्री को मॉरली भ्रष्ट कर दो, उसकी स्त्री को डीमोरलाइज करो। तो जानबूझ के ऐसे चित्रों में फंसा दो, अपनी वैल्यूज, अपनी ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यूज को वो भूल जाए, अपनी एबिलिटी को वो भूल जाए, अपने अंदर की जो शक्ति है उसको भूल जाए। तो उसके लिए उन्होंने सोचा समझा षड्यंत्र। इसके अंदर सबसे पहले क्या, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बहुत एजुकेट करो। तो क्या भारत में एजुकेशन नहीं था पहले? आपको मैं बोल अपने पहले भगवान कौन से है? आदिनाथ दादा। उनकी 98 पुत्र थे और 2 बेटियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी, ब्राह्मी सुंदरी। आपको गर्व होना चाहिए जैन होने का। आदिनाथ दादा ने सबसे पहले, उस समय कल्पवृक्ष होते थे, कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कल्पवृक्ष का प्रभाव घटने गया, तो जितनी भी समाज को व्यवस्थित चलाने के जो भी नॉलेज चाहिए, खेती करने का नॉलेज, डॉक्टरी का नॉलेज, इंजीनियरिंग का नॉलेज, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करने का नॉलेज, कोई भी आर्ट और स्किल, सब भगवान आदिनाथ दादा ने, जब वो राज्य अवस्था में थे, राजा थे, तब उनका कर्तव्य था कि प्रजा के अंदर एक अव्यवस्था नहीं फैले, उसके लिए राजा ऋषभ ने सब कुछ सिखाया हमको। जितना भी वर्ल्ड के अंदर नॉलेज है, नॉलेज, स्किल, आर्ट, टेक्नोलॉजी, सब प्रभु आदिनाथ दादा ने वर्ल्ड को दी हुई है। और उसी में से नहीं, हर कुछ किसी ने अपने नाम से, जैसे भी एक्यूप्रेशर, चाइना वालों ने अपना लगा दिया कि नहीं, एक्यूप्रेशर तो हमारा है, भारत की विद्या, आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है एक्यूप्रेशर। उसको उन्होंने अपने नाम से मार्केटिंग करके उसमें से पैसा बना रहे हैं, और हमारे हाथ में फ्री में मिला हुआ है, हम गोलियों और हॉस्पिटल के भरोसे ही है, बराबर। तो किसी भी देश को तोड़ना है तो इसकी शिक्षा को खत्म करो, उसके पशुधन का नाश करो और उसके स्त्री धन का नाश करो। तो एजुकेशन के द्वारा उसको बोला कि तुझे भी पुरुषों के तुझे जेंडर इक्वालिटी,
जेंडर इक्वलिटी यानी मेल फीमेल समान है, स्त्री पुरुष समान है। ये सबसे बड़ा झूठ है। स्त्री पुरुष समान है, ये सबसे बड़ा झूठ है। स्त्री पुरुष से भी आगे है। स्त्री का महत्व हमारे समाज में, हमारे शासन में और हमारे देश में स्त्री को और प्रायोरिटी दी है। पहले माता पिता बोला जाता है, पिता माता बोला जाता है, सीता राम बोला जाता है। तो पहले स्त्री को रखा है ना, बराबर। जितने भी देवी देवता है सब में स्त्री का नाम कह रहा है। और आपके घर में कोई भी शुभ प्रसंग आता है, जितनी भी कलाएं हैं उसकी देवी कौन है? सरस्वती माता। कौन है? स्त्री है। मतलब हम पुरुषों को भी कोई कला में प्रवीण होना है तो हम भी सरस्वती माता की आराधना। तो स्त्री को कितना सम्मान दिया गया है हमारे समाज विश्व में। इसलिए स्त्री पुरुष के समान नहीं है, पुरुष से विशेष स्पेशल है। जननी का नाम है, जननी। जननी का मतलब होता है जो जन्म देती है। आपको पता है हमारे जैन धर्म के अंदर 7 क्षेत्र होते हैं। 7 क्षेत्र सुना? चित्त आते हैं धातु पर। 7 क्षेत्र देखो, धन्यवाद, आभार। मैंने अपने गुलाबा वालों का ध्यान रखा, आपने बाइकला वालों का ध्यान रखा। भगवान सबसे महान है। सबसे भगवान कौन है? अभी मैंने क्या बोला, जितना भी नॉलेज है वर्ल्ड के अंदर वो सब हमारे आदिनाथ दादा ने दिया। ये हमको पता नहीं चलता है। कितना को पता होगा? यंग जनरेशन को तो नहीं पता। डॉक्टर का विज्ञान कहाँ से आया? यूरोप से आया, अमेरिका से आया। सर्जरी का साइंस कहाँ से आया? हेलीकॉप्टर बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आया? नासा जो चलता है, नासा, वो कहाँ से आया? आपको पता है नासा के अंदर किसी भी साइंटिस्ट को एंट्री लेनी है तो उसको 200 वर्ड संस्कृत के आने चाहिए, उसको वैदिक मैथ्स का कैलकुलेशन आना चाहिए। वो सब किसने सिखाया? वैदिक मैथ्स कहाँ से आया? आदिनाथ दादा। अरे वो धीरे धीरे वैदिक परंपरा में चला गया, लेकिन उसके रूट कॉज है, उसके जो शास्त्र है, उसके जो इक्वेशन है, उसके जो फॉर्मूले हैं, वो सब हमारे इस ग्रंथों के अंदर पढ़ा। तो यहाँ से जर्मनी चुरा के लेके गए, जर्मनी से यूरोप गए, यूरोप में से फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी, मेटाफिजिक्स है, रॉकेट साइंस है, जितना भी है वो सब हमारे पास था। इवन ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरी का जो साइंस है, इवन रोबोटिक साइंस है, सब हमारे पास था। लेकिन उससे मानव जाति का फायदा होगा, उसको इंट्रोड्यूस करने से मानव जाति का फायदा होगा कि नुकसान होगा? जैसे मोबाइल आने से बहनों का फायदा होगा कि बच्चों का नुकसान होगा? वो उनको पता था, इसलिए उन्होंने नहीं लाया जानबूझ के। बाकी बनाने का टेक्नोलॉजी उनके लिए बाय हाथ करते हैं। आपको शास्त्र में घटना आती है, अष्टापद तीर्थ जो हिमालय के ऊपर, कभी हम वहाँ पे जा नहीं सकते, वहाँ पे भरत महाराजा ने उस तीर्थ की रक्षा करने के लिए रॉबर्ट्स लगाए। रॉबर्ट्स, यंत्र मानव, ऐसा जैन शास्त्रों के अंदर, जैन ग्रंथों के अंदर डिस्क्रिप्शन आ गया। रॉबर्ट्स लगाए थे, लेकिन वो रॉबर्ट्स बैटरी से चलने वाली नहीं थी, जो बैटरी बाद में फेंकनी पड़े और जिसका पॉल्यूशन हो। तो बात कर, हमारे पास ऐसी भी टेक्नोलॉजी थी ना जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हमारे अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हर साइड इफेक्ट है। जैसे गाड़ी चलती है लेकिन पॉल्यूशन नहीं करती है, मोबाइल चलता है लेकिन आदमी पर जाम भी कर देता है, पैरों पर जाम करता है और कुछ जाम करता है। ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने नहीं बनाई। हेलीकॉप्टर का साइंस भी था उनके पास, लेकिन नहीं बनाया। उसको पता था कि इससे फायदे से ज्यादा नुकसान है। हेल्थ फील्ड पे वापस आए, क्योंकि आज हर बीमारी में कोई छोटी बड़ी बीमारी है। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा है कि
तो जो भी भारत में जो भी था, तो अंग्रेजों ने बोला कि तुम्हारे पास जो था ना, वो कुछ तुम आदिवासी थे, तुम पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, तुम्हारे बाप दादा में जो भी हम लेके आए ज्ञान विज्ञान वो हम फॉरेन से लेके आए, चुराया हमारा ही था, उसको पेश करके बोला कि हम लेके आए हैं और उसी से तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का अच्छा सा अपने को मॉडल पकड़ा दिया, डेवलपमेंट, विकास, और नारी का भी विकास उसमें शामिल कर दिया, बराबर। हमारे पास ऐसे ऐसे स्क्रिप्चर है, यानी ऐसे ऐसे राणकपुर के मंदिर है, ऐसे ऐसे मंदिर है जिनको फॉरेन वाले देखने को आते हैं और देख के ऐसे दांत में उंगली रखते हैं कि बिना क्रेन, बिना जेसीबी मशीन, बिना ये कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे लेके गए होंगे, वो सोचते रहते हैं घंटों तक। मतलब हमारे पास कला विज्ञान में हम लोग आज भी हमारे पास ऐसे ऐसे ताजमहल बनाया, बड़े मुगलों ने बनाया, किसने? भारत के आम कारीगरों। उन आम कारीगरों के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि एक बिल्डिंग 1000 साल की वाइट ही रहे। और अभी की ये टावर है, आपके सबसे बड़ा टावर कौन सा है? टावर बहुत सारे जो भी सीमेंट के टावर बने हमारे भाईपुरा में, नांदगांव में बहुत बनते हैं, वो टावर कितने साल टिकेंगे? राणकपुर का मंदिर 500 साल, भीलवाड़ा आबू की नक्काशी 1000 साल, विदाउट एनी मशीन, विदाउट एनी पॉल्यूशन। तो अंग्रेजों ने जो हमको बताया कि तुम आदिवासी थे, तुम जाहिल थे, तुम बटे हुए थे, ये सब गलत हो गया। हमारे पास ज्ञान विज्ञान पहले से था, हमारा उन्होंने चोरी किया, जानबूझ के नष्ट किया और फिर खत्म हो गया। उसके बाद फिर उनका दिया और ना फिर हमको हमारे को बताया कि हम तुम पे उपकार कर रहे हैं, एहसान हमने तुमको दिया, नहीं दिया होता तो तुम आदिवासी का आदिवासी रहते। और हमारी सरकारों ने भी उसमें मदद की। सरकार से मतलब आप समझ रहे हो कौन सी सरकार? इसी तरह से बीमारियां बढ़ती गई, जैसे जैसे विकास होता गया, हमको आजादी मिली तब कितने खुश हुए थे हम। आजादी मिली तब कितने खुश हुए थे कि अब हमारा खुद का भारत होगा, हमारा हर जो सिस्टम होगा वो हमारा खुद का होगा। हमारी जो संस्कृति है, गौ संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति, वेदों की संस्कृति, वो सब बढ़ेगी। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, उल्टा हुआ। उल्टे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बने, बांध बने, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ, बड़े बड़े पुल बनने लगे, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट, मेगा सिटी बनने लगी। और उसका नुकसान आपको अभी शायद दिखता होगा। अभी बेमौसम बारिश चालू हुई है। जितना हम प्रकृति को छेड़ते गए उतना संतुलन खराब होता गया। दुबई सबसे क्लासिक उदाहरण है दुबई का। दुबई वाले बारिश नहीं होती है वहां पे, तो उन्होंने बोला हम हमारे पास पैसा है, हम ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं कि आर्टिफिशियल बारिश करेंगे। आर्टिफिशियल बारिश को हर साल कराते हैं, आपको पता नहीं है, उसको गूगल में जाइए, क्लाउड सीडिंग डालिए, क्लाउड सीडिंग, गूगल में जाके क्लाउड सीडिंग डालिए, तो पूरा एक डिपार्टमेंट है, पूरा एक बिल्डिंग है जो दुबई में हर साल आर्टिफिशियल बारिश कराता है। और इसलिए वहां पे रेगिस्तान होते हुए भी पानी की कमी नहीं होती है। लेकिन कुदरत से छेड़छाड़ करने के कारण इस बार बारिश कराना, नॉर्मल बारिश कराना चाहते थे, उसकी जगह पे ऐसी बारिश हुई कि 30 माले के ऊपर से सोफे उड़ गए। सोफे ऐसे, कपड़े कैसे उड़ते? आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा? डालना दुबई फ्लड, ऐसा डालना गूगल में, सोफे के सोफे उड़ गए। अभी सोफा इतना 30 किलो का सोफा 30 माले से उड़ जाता है, तो ऐसा कुछ भारत में ही होना चालू हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? साइड है। मौसम को भी इंसान ने, यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऐसी भी टेक्नोलॉजी बना ली है कि आपको जिधर बारिश करानी है उधर करा सकते हैं, जिधर सूखा लाना है उधर सूखा ला सकते हैं। आपने ऐसे कभी आकाश से धुएं की लाइन देखी होगी? वो क्या है? वो जियो इंजीनियरिंग है। तो
हार्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, यानी वो मौसम को कंट्रोल करने। आपको पता है बारिश में हम सब राजस्थान के यहाँ पे लगभग, तो राजस्थान में आपने देखा होगा, सुना होगा, ये 2-4 सालों से ऐसी बेमौसम की बारिश हो रही है, फसल खराब हो जाती है। तो आपको लगता है सब नेचुरल, मई महीने में ऐसी बारिश पहले हुआ करती थी? आपको 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आता है, 15 साल के बच्चों को, चलते फिरते आर्मी मैन को, बॉडीगार्ड को, डॉक्टर को, एथलीट को, स्पोर्ट्स पर्सन को, चलते फिरते खेलते खेलते हार्ट अटैक आता है। वो नॉर्मल लगता है? नहीं, वो उसका एक साइड इफेक्ट है जो पूरी आपको पिलाई गई है अमृत वाली, उसका एक साइड इफेक्ट है। उसमें हमारा मुस्लिम समाज था ना, बहुत समझदार था, 90% लोगों ने नहीं ली, क्या पता होगा। इस जमाने में मानना पड़ेगा, जो अच्छे कुल में पैदा हुए, जो विद्वान कुल में पैदा हुए, उनकी बुद्धि बहुत नीचे चली गई है, और जो एक मतलब इलॉजिकल, जिनके पास कोई लॉजिक जीना का ऐसा है, धर्म ऐसे धर्म में मानते हैं जिसमें हिंसा को भी धर्म नहीं मानते, वो उल्टा करते हैं हमारे से विपरीत। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी मुझे दिख रही है, जिसकी अच्छा, देखो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया था, जहाँ पे भी अच्छाई दिखे ना, वो छोटे बच्चे में हो, लेडीज में हो, या दुश्मन के पास हो, या किसी दुर्जन के पास भी हो, दुर्जन, दुर्योधन जैसा दुर्जन होता है, उसको करते ये भले ही कोई भी देश अमेरिका है, उसके पास कितनी भी खराबियां होगी, लेकिन कुछ अगर अच्छा है, ऑनेस्टी है वहाँ पर, ऑनेस्ट, वो ऐसा खुला बोलते हैं कि ये हम ऐसे हैं, वो ऑनेस्टी, हम लोग को ऑनेस्टी हमारे अंदर भी होनी चाहिए, बराबर। अच्छा ही जहाँ से भी मिलेंगे नहीं, बराबर। मैं कहाँ पे था, बीमारी होने के कारण, तो 4 को आपको समझा दो, और आपने सीखा है स्कूल में, क 4 क से चालू होगी, चारों बीमारियां, चारों पॉइंट। पहला बीमारी होने का कारण है केमिकल, केमिकल के ऊपर जाएंगे। पहले भारत में व्हाइट शुगर नहीं होती, व्हाइट शुगर नहीं होती, सब लोग काला गुड़ खाते थे, जो गांव में बनता था, काला या लाल या ब्राउन गुड़ खाते थे, बराबर। और मिश्री जिसको बोलते हैं, या जहाँ पे गुड़ गर्म पड़ता है, जहाँ पे कुछ ठंडी चीज डालनी होती है, मिठाई होती है, जहाँ पे गुड़ का टेस्ट अच्छा नहीं बैठता है, तो वहाँ पे खांड बोलते हैं, जिसको देसी खांड या देसी मिश्री बोलते हैं। अभी की तारीख में डोरा वाली शक्कर उसको बोल सकते हो। वो आप बोलोगे कि डोरा वाली शक्कर और व्हाइट शुगर दाने वाले में क्या डिफरेंस है? प्रोसेस का डिफरेंस है। आपने ढाबे पे खाना खाया है और गैस पे खाना खाते हो रोज, रोटी के अंदर टेस्ट में कुछ फर्क आता है, मटके के पानी और फ्रिज के पानी में टेस्ट में कुछ फर्क आता है। पत्थर पे चटनी बनती है और मिक्सर में चटनी बनती है, फर्क आता है। हाथ से बनाई हुई चीज अच्छी होती है तो मानते हो आप। अगर आपको आपके घर में बीमारी नहीं आए तो मशीन का यूज आपके घर में कम से कम। आप आटा तो चक्की में नहीं पीसने वाले, उसमें मुझे वो श्योरिटी है एकदम, लेकिन आप बादाम, इतनी सी बादाम तो उसके अंदर खांडे दस्ते के अंदर कूट सकते हो, 2 फायदे होंगे। तो बॉडी की एक्सरसाइज होगी, छोटी एक्सरसाइज, और उतना उसका बादाम का न्यूट्रिशन बच गया। कोई चीज जब बहुत तेजी से घूमती है, बस मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर जो है, जो बहुत तेजी से घूमता है, तो क्या होता है, गर्मी पैदा। और कोई भी चीज गर्म एनवायरनमेंट में जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उसके अंदर के आधे न्यूट्रिशन, विटामिन खत्म हो जाते हैं। इतना तो सबको पता है। तो व्हाइट शुगर कैसे बनती है? अंग्रेज भारत में आए,
वो लोग शक्कर नहीं बनाना चाहिए, वो लोग अल्कोहल बनाना, दारू, क्योंकि वो लोग दारू पीने वाले थे। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ गई तो वो चाहते थे कि यहाँ पे दारू की फैक्ट्रियां बने। अब जो शक्कर है ना, वो अल्कोहल बनाने का बाय प्रोडक्ट। गन्ना गन्ना होता है, गन्ना का जूस निकालने के बाद उसमें से वो जो सड़ाते हैं, सड़ने के बाद, या अंगूर है, सड़ने के बाद जो निकलता है उसमें से शक्कर बनती है। और वो शक्कर वाइट और वाइट दिखे और ज़्यादा दिनों तक खराब नहीं, उसके 12-13 तरह के केमिकल डाले जाते हैं। सबसे पहला केमिकल है जो पटाखे में यूज होता है, सल्फर। सल्फर जो पटाखे में यूज होता है, पटाखा जला आयरन, पटाखे में जो यूज होता है वो शक्कर में पड़ता है। दूसरा केमिकल जिससे आप लैट्रिन साफ करते हो, आपको लैट्रिन को दांत निकालने, क्लोरीन, क्लोरीन जिससे आला 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 से आप कपड़े वाइट करते हो, उसी तरह से वही आला आला वाला क्लोरीन से आपकी शक्कर वाइट की जाती है। क्योंकि अंग्रेज आए तो आपको हर चीज वाइट एंड वाइट का चस्का लगा के, हमको तो दिखने में वाइट चाहिए, खाने में हमारे हड्डियों का जो होना होगा, लेकिन दिखने में शक्कर वाइट चाहिए, तेल भी वाइट चाहिए, तेल के अंदर स्मेल भी नहीं आनी चाहिए, सरसों की स्मेल नहीं आनी चाहिए, तिल की स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसको रिफाइंड चाहिए। रिफाइंड है कोई रिफाइंड, शुगर भी रिफाइंड होती है, तेल भी रिफाइंड होता है, बराबर। रिफाइंड मतलब क्या? वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट रिफाइंड। गन्ने में से गुड़ बनता है, गुड़ गन्ने के रस में से कोई भी मीठी चीज बनेगी क्या? गन्ने में से बनेगी। बाकी चीजों में से तो एक्सपेंसिव बनेगी, गन्ने में से बनता है तो सब। लेकिन रिफाइंड कैसे हुआ? गन्ने में से जब बनता है, गन्ने का रस गर्म करके और उसमें साधारण जो चूना वगैरह रहते हैं, जो ज़्यादा हानिकारक केमिकल नहीं होते, वो डाल के देसी गुड़ बनते हैं। आप देसी गुड़ लेके आते हो 70 रुपये किलो, केसर चाप, काजल चाप गुड़ लेकर, तो देसी गुड़ होता है। अब ऑर्गेनिक क्या होता है? अगर वो गन्ना है, गन्ने की जो फसल होती है उसके ऊपर कीड़े लगते हैं, और वो कीड़े को मारने के लिए अगर उसके ऊपर कीटनाशक छाटा जाए, पेस्टिसाइड, बराबर, तो उसके वाली खेती भी होती है भारत में, उसके बिना की खेती भी होती है, दोनों तरह की खेती होती है। आप भी अभी भी राजस्थान में आप गाँवों के अंदर जाते हो तो यूरिया वाली खेती भी होती है और गोबर वाली खेती भी होती है, बराबर। तो अभी भी कितने ऐसे किसान हैं जो फसल अच्छी पैदा हो उसके लिए यूरिया की जगह पे, डीएपी की जगह पे, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे अपने नेचुरल फर्टिलाइजर है, गोमूत्र है, गाय का छाण है, वो सब डालते हैं, तो वो खेती की होती है। अब अगर वो गन्ना जो होता है शेरडी, उसके ऊपर दवा छाटी हुई नहीं है, यानी कीड़े मारने, तो वो शेरडी ऑर्गेनिक है, उसमें से जो गुड़ बनेगा वो ऑर्गेनिक गुड़ होगा। तो बाय मिस्टेक वैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ, और बेचने का क्यों मुझे मन हुआ, ऐसे बेसिकली मैं मारवाड़ी हूँ, तो मारवाड़ी लोग गोल्ड के बिजनेस में होते हैं, तो मेरे भी फोर्ट में ही दुकान है, आपसे नजदीक है फोर्ट में दुकान है, कबूतर खाने के पास, वहाँ पे मेरा गोल्ड फाइनेंस का ही मेरा काम, मेरे बाप दादा ने गोल्ड की लाइन ली थे, और गोल्ड में बहुत पैसा है, वो तो मुझे भी पता है। तो और आपको पता है हमारे खानदानी धंधा था, ब्याज पे पैसा मिला, साहूकार का धंधो होता है। हमारी गुजराती में कहेवाय શું કહેવાય કુદરતભાઈ? તીરધારનો ધંધો, અને મારવાડી में हिंदी में कहें तो साहूकार का धंधा, जमींदार का धंधा, मतलब बैंकिंग, आपकी भाषा में बैंकिंग एंड फाइनेंस। मतलब किसको भी पैसा चाहिए तो वो हमारे पास आएगा, एनी टाइम पैसा हमारे पास मिलेगा, कुछ भी वैल्यूएबल चीज लेके आओ पैसा मिलेगा। अब उसको पैसा चाहिए, आधी रात को हॉस्पिटल का कुछ काम है तो पैसा चाहिए, तो वो उसको मजबूरी है, तो वो जितना इंटरेस्ट उसको वो देने के लिए तैयार होगा, तो एक तरह से उसकी मजबूरी है। तो वो मजबूरी की वजह से अगर मैं उसको हाई इंटरेस्ट चार्ज करूँ तो वो पैसा जो मैं कमाऊंगा वो मजबूरी से कमाया हुआ पैसा होगा, तो
तो ऐसा पैसा कमाने का जिन शासन जैन धर्म में लिखा है कि पैसा जरूरी है, गृहस्थ को अपना जीवन चलाने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा जो है वो किसी की बदुआ लेके, किसी गरीब का शोषण करके आया हुआ न हो, या बहुत ज्यादा हिंसा से आया हुआ न हो, जिसको कर्मादान के 15-3-4 अपने उसमें आते हैं कि बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज करके, या बहुत ज्यादा आग लगा के, या बहुत ज्यादा हरियाली का विनाश करके ऐसा जो कमाया जाता है, या बहुत तो जो केमिकल वाली जो खेती है ना, उसमें क्या होता है कि पाप तो ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि समझो कि 100 किलो आपके गेहूं होने वाले हैं, उसमें से 20 किलो आपके कीड़े खाने वाले हैं, तो वो 20 किलो बच गए तो किसान को फायदा होता है। और सरकार केमिकल फर्टिलाइजर पे सब्सिडी भी देती है और उधार भी देती है, तो किसान धीरे धीरे उसके चक्रव्यूह में फंसते जाता है। तो धीरे धीरे भारत के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर वाली खेती बढ़ती गई, और फिर भी कुछ लोग चाहते थे कि ये खेती तो होगी, लेकिन मैंने आपको दुबई वाला बताया ना, अभी दुबई में 18-20 साल तक वहाँ पे बारिश तो हुई है, जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे बारिश है, लेकिन इस साल जो उन्होंने 18-20 साल कुदरत के साथ छेड़छाड़ की थी, उसकी वजह से ऐसी बारिश हुई थी, वो बारिश नहीं थी, वो बाढ़ थी, और उसमें बहुत सारे लोग गाड़ियां की गाड़ियां बह के उड़ गई, और बहुत ही अव्यवस्था अराजकता हो गई। करोड़पति रोड पे आ गए, करोड़पति हो गए, किसको इतना मतलब किसी का गया तो किसको मिला भी होगा, ऐसा कुछ भी हुआ, मतलब रातों रात पूरा कैलकुलेशन चेंज हो गया। कुदरत को छेड़छाड़ करने की वजह से मोबाइल ज्यादा देखेंगे तो आंखें कमजोर होनी है, चश्मा जल्दी आता है, तो उसमें आप बोल दो कि भाई कुछ भी लॉजिक लगाओ, 5 साल के हमारे बच्चे को चश्मा आता है, तो आप बोलोगे नहीं खानपान बिगड़ गया, खाली खानपान नहीं बिगड़ गया, मोबाइल टीवी और मोबाइल स्क्रीन का जो आपने तो जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है आपका। तो हर चीज में केमिकल का उपयोग बढ़ गया, यानी आपके अनाज में केमिकल आ गया, आपके शक्कर में केमिकल आ गया, आपके घी में क्या हुआ, घी बनाने का एक प्रोसेस होता है। हाँ, अभी आपको मैं केमिकल फ्री शुगर बताता हूँ, अभी भी केमिकल फ्री शुगर मिलती है मार्केट में। आप केमिकल वाली शुगर 45 रुपीज केजी लाते हो, और ये शुगर 85 रुपीज केजी। 70 आप पूरे दिन की कितनी खाते हो? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। एक आदमी कितनी शक्कर खाते हैं? 4 चम्मच। ऐसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि शक्कर कम खानी चाहिए। हमारे श्री शासन में भी लिखा है कि शक्कर, गुड़, दूध, दही, तेल, फरसाण, तेल में तली हुई चीजें, वो सब दी गई है, वो कम मात्रा में खाएं तो पुष्टिकारक है, और ज्यादा मात्रा में खाएं तो रोग लाती है। कौन से रोग लाती है? कोलेस्ट्रॉल तो लाती है, बीपी तो बढ़ाती है, फैट बढ़ाती है, लेकिन साथ में लालच भी बढ़ाती है, आसक्ति भी बढ़ाती है, काम वासना भी बढ़ाती है, इम्बैलेंस भी करती है, अस्थिरता भी लाती है, चंचलता बढ़ाती है, आपका धर्म में मन नहीं लगे वैसा सब कुछ कराती है। चॉकलेट आज इतनी फेवरेट क्यों है बच्चों? एक बार जो चॉकलेट खाता है, एक तो कोका के अंदर एक केमिकल होता है, जैसे कॉफी के अंदर कैफीन होता है, चाय के अंदर टैनिन होता है, वैसे कोका के अंदर एक मादक, हिंदी में मादक और इंग्लिश में जिसको हमारे हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बढ़ जाए ऐसा केमिकल होता है। तो उसके साथ जब शुगर का कॉम्बिनेशन होता है, शुगर से कितनी बीमारियां होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाइट शुगर से होने वाली बीमारियां, हमारे दांत खराब होते हैं, दांत कमजोर होते हैं, हमारी हड्डियां
हमारी जितनी भी बॉडी की हड्डियां वो कमजोर होती है, डायबिटीज होता है, आगे चल के थायराइड हो सकता है, डीएनए डिफेक्ट होता है, डीएनए के अंदर डिफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो केमिकल एक हमारे बॉडी की हमारी जो पंचेंद्रिय की जो बॉडी है मनुष्य की, पशुओं की, उसकी एक खासियत है, उसका पुण्य इतना है, हम कहते भी हमारे शासन में कि पंचेंद्रिय पुण्यशाली हो। उसका पुण्य है कि एक लिमिट तक उसके बॉडी के अंदर केमिकल जाता है ना, तो उसके अंदर एक निकालने का प्रोसेस भी होता है, बाहर निकालने का प्रोसेस। लेकिन एक लिमिट के ज्यादा रोज रोज आप उसमें डालो तो एक अमुक उसका हिस्सा हर बॉडी सेल में जाकर वहां पे फिक्स होते जाता है, और वो जो एक्सेस नहीं निकाल पाता ना, वो बॉडी में, बॉडी की हर एक सेल में, बॉडी की हर एक कोशिका के अंदर, हर एक पेशी के अंदर डिपॉजिट होता है, और वो फिर जो डिपॉजिट होता है ना, वो धीरे धीरे डीएनए में इफेक्ट करता है, वो जीन्स में इफेक्ट होता है। और डायबिटीज और कुछ नहीं है, वो एक डीएनए आपके डिफेक्टिव हो जाए, डॉक्टरों की भाषा में ब्लड के अंदर शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है, या हमारी साधारण भाषा में हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन बनता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर, हम जो मीठा खाते हैं उसको जो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो खराब हो जाए, तो इंसुलिन, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए, या जो इंसुलिन को शुगर को कंट्रोल करेगा, वहां तक पहुंच के उसको कंट्रोल करेगा, वो सिस्टम अगर खराब हो जाए, यानी डीएनए में डिफेक्ट आ जाए, तो डायबिटीज होता है। तो बेसिकली डायबिटीज आर नॉट अ डिजीज ऑफ शुगर, डायबिटीज इज अ डिजीज ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड डीएनए डिफेक्ट। अभी मैगी आपको पता है, मैगी शुगर की बात आपने सुनी, बराबर? अभी आपको, अच्छा, डोरा वाली जो शक्कर होती है ना, अभी राजस्थान में कुछ गांवों में, जहाँ पे गाँव में गुड़ बनता है, तो वहाँ पे डोरा वाली शुगर बनाने का प्रोसेस अलग ही होता है। डोरा वाली शक्कर तो क्या है ना, जमीन में दबा के रखते हैं 8-6 घंटे, इसलिए वो क्या डाइजेस्टिव होती है, और वो नेचुरली ऐसे डोरे लगाते हैं और शुगर का जूस उसके ऊपर छोड़ते हैं, तो वो क्रिस्टलाइज होती है। लेकिन शुगर का प्रोसेस है, वो उसमें केमिकल पड़ते हैं, लेकिन साधारण केमिकल, चूना, नौसादर, मतलब वो इतने डेंजर केमिकल थे, वो पहले भी हमारे बाप दादा खाते थे, इतने केमिकल वाले नहीं थे। समझो कि कुछ केमिकल बढ़ गए होंगे ज्यादा, लेकिन इतना डेंजरस केमिकल नहीं है। लेकिन जो रिफाइंड शुगर है उसके अंदर आपको दो केमिकल मैंने बताया, पटाखे में जो यूज होता है, क्लोरीन में जो यूज, तो कपड़े व्हाइट करने में जो, उसकी वजह से शुगर व्हाइट एंड व्हाइट होती है। तीसरा प्रॉब्लम शुगर के साथ ये है कि वो इतनी व्हाइट होने के बाद वो चिपचिपी ना रहे, उसके लिए जितने भी भारत के अंदर कतल खाने हैं, वहां से हड्डियां खरीदी जाती है, उसका हड्डियों का पाउडर बनाया जाता है, तो वो हड्डियों का पाउडर से वो शुगर को पॉलिश किया जाता है, ताकि वो चिपचिपी ना हो। आप जब यूज करें तो आप बोले अरे ये शुगर ऐसी चीज है कि वो भेज को पकड़ती है, और अगर उसको ज्यादा टाइम आपने लाई, ज्यादा 20-25 किलो लाके रखी घर में, तो वो भेज पकड़ेगी, तो वो भेज ना पकड़े, आपको सब कुछ क्या चाहिए, फ्री फ्लो चाहिए, तो उसके ऊपर हड्डी की पॉलिसी। ऐसी शुगर, मेरा ये सवाल है कि ऐसी शुगर परमात्मा की नैवेद्य पूजा में रखनी चाहिए कि नहीं? उसकी जगह पे हम लाल गुड़ के आजकल क्यों मिलते हैं छोटे छोटे, हम शक्कर के पैकेट बना के रखते हैं, उसके बदले हम लाल गुड़ के क्यों मिलते हैं, बने बनाए रहे लोग, 90 रुपए के आधा किलो। आपके घर में कोई मिठाई बनाओ आप अच्छी, तो वही आप चढ़ाने वाले हो, तो मुझे विश्वास है कि उत्तम घर के अंदर मिठाई बनी, या कोई उत्तम शुद्ध जैनापूर्वक बनी, बाहर की नहीं, हाँ, बिना जिसका जो बिना छाना हुआ पानी यूज करते हैं, बिना वो आटे की बाहर से लाई हुई नहीं, बाहर की मिठाई नहीं। तो घर पे आपने कुछ मिठाई बनाई तो पहले आप रोज चढ़ाओ, रोज रोज आप मिठाई नहीं बनाते, तो आप गुड़ चढ़ाओ, शक्कर क्यों चढ़ाते?
अब चलो आपने बोल दिया कि हमको पता नहीं था अभी से नहीं चलाओ प्रॉमिस। ये आपको कुछ नई बात पता चली आज, तो उसके लिए एक ताली बजा जाओ कि नहीं अच्छा अभी एक इसके साथ में एक टॉपिक ले लेता हूँ, बादाम। बादाम दो तरह के आते हैं, मंदिर की बादाम बोल के आप खरीदते हो 200, 250, 300 रुपए किलो वाले बादाम। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आपके जमाई आए तो वो बादाम आप नाश्ते में रखते हो क्या? क्यों? क्योंकि ऊपर से बादाम निकलती नहीं है, निकलती है तो सूखी हुई निकलती है। तो आप खाते हो 800 रुपए वाली अमेरिकन बादाम, और अगर पैसे वाले हो मारवाड़ी होगा अच्छा, जिसको पता है कि मगरा बादाम खानी चाहिए, प्योर ट्रेडिशनल बीज, अफगानिस्तान, भारत की मिट्टी, हिंदुस्तान का हिस्सा अफगानिस्तान, अब आज से जो मतलब भारत की मिट्टी की बादाम, अमेरिका तो बहुत दूर है। हमेशा सीजनल और रीजनल खाना चाहिए। जो हमारी मिट्टी में पैदा होता है, हम जहाँ पे रहते हैं हिंदुस्तान में, बाहर की मिट्टी में जो बादाम उगेगी वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी होगी। अमेरिका बहुत दूर है, वहाँ पे जो बादाम उगेगी कैलिफोर्निया आलमंड्स कहलाएगी या अमेरिकन बादाम कहलाएगी, वो उससे बेहतर होगी। हमारे आजू बाजू में जो देखो, एक एप्पल न्यूजीलैंड से आता है, एक अमेरिका से आता है और एक कश्मीर से आता है। कौन सा एप्पल ज्यादा मीठा रहता है, टेस्टी रहता है और अच्छा निकलता है? ये सब ध्यान रखना है आपको। महाराज साहब की भक्ति करते हो ना, तो उत्तम द्रव्य से आपको करनी, प्रभु की साहिब जी की भक्ति विरावत शुरू करते, तो उस समय आपको ये सब कैसा फ्रूट लेना, कौन सा केला खाना, कौन सा पपैया देसी है, नहीं पता तो मेरे से संपर्क बनाए रखना। ये सब एक सेशन में मैं आपको इतना नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये हेल्थ साइंस जो है ना, ये हेल्थ साइंस नहीं है, हेल्थ साइक्लोपीडिया है। एक मैं कुछ इशारा कर रहा हूँ आपको, आप आके खुद पकड़ सकते हो। फिर हमने क्या कि पहले हमारे यहाँ पे कोई बीमार होता था तो हमारे घर में तुलसी का पौधा होता था, तुलसी का काढ़ा बनाते थे, सूप का काढ़ा बनाते थे, बुखार आता था, खांसी होती थी, सर्दी होती थी, तो उससे हम बीमारियां ठीक कर रहे थे। हमको सबको नुस्खे, दादी माँ के नानी माँ के नुस्खे पता थे, बराबर। कोरोना में भी हमने ऐसा बहुत कुछ करके बिना हॉस्पिटल से बचे, हम ठीक हो गए। सूट के एक वैद्यराज है जिन्होंने सूट सुनगा के 1000 लोगों का निगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट निगेटिव में बदल दिया, खाली सूट सुनगा के। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हमको आते थे और आने चाहिए, और हम सीखेंगे आगे। इसमें सब में ये लेडीज मास्टर होती थी पहले, इसलिए अभी भी प्रसिद्ध है। दादी माँ और नानी माँ के नुस्खे अभी भी चलते हैं, और डॉक्टर का बिल बचाते और हॉस्पिटल का बिल भी बचाते। आप भले मेडिकल के भरोसे हो, पर फिर भी अभी भी आधे जो दादी माँ और नानी माँ के नुस्खे में, यानी रसोई चिकित्सा, जो हमारे रसोई के अंदर मसाले हैं, जीरा, धाना, काली मिर्च, सूट, पिपरामुल, वही सब दवाइयाँ है। इसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके उसी से हर बीमारी को ठीक कर सके। अरे हर बीमारी को ठीक क्यों करे? मैं ऐसा बोलता हूँ कि बीमारी आए नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बीमार पड़े, फिर हम परेशान हो गए, हमारे परिवार के लोग डिस्टर्ब हो गए, हमारा काम रुक गए, इससे अच्छा कि हम बीमार नहीं पड़े। आयुर्वेद का शब्द का अर्थ होता है आयु का विज्ञान, वेद ऑफ आयु, साइंस ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड लाइफ कोच। मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप बीमार पड़ो, उसके बाद मुझे संपर्क करो सर ये विटामिन D3 की कमी है, और विटामिन D3 की जो भी टैबलेट मार्केट में आती है वो सब मछली के तेल से बनती है। विटामिन डी की जितनी भी कैप्सूल और जितने भी इंजेक्शन आपको डॉक्टर देता है या हमारे श्रमणी भगवंतों को भी लेनी पड़ती है, आपको पता है कि नहीं पता है, वो मछली के तेल से ही बनती है। तो वो हड्डियां हमारी कमजोर हो गए, विटामिन D3 कम हो गए, उसके पहले हम दूध लेना तो नहीं चालू करेंगे। दूध फ्री है, कुदरत ने फ्री में दी है, सबको मिल सकती है, उपाश्रय में भी आती है।
परमात्मा ने हमको इस तरह से जीने का बोला है, इस तरह से जीने का बोला है कि हमारे जीवन में हिंसा, ज्यादा हिंसा से हम कम इंसान हैं, समझ रहे हैं? हम इस तरह से उठे, इस तरह से सोए, उस तरह से हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल, उठना बैठना खाना पीना इस तरह का हो कि हमारा जीवन